हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल PPCL जेई अनुज यादव। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपके लिए TG2 के इंटरव्यू की सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें पहला इंटरव्यू मेरे उपकेंद्र पर तैनात TG2 नितेश रजक जी का है। ये आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी की और इन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ अपनी एग्ज़ाम फेसेस में, अपनी तैयारी फेसेस में इनको फेस हुई, इन्होंने कैसे उनको फेस किया और कैसे इन्होंने अपनी जो सफलता पाई। और तो दोस्त, इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूर कर लेना। बाकी ये एक पहला इंटरव्यू है, कम से कम 4-5 TG2 के इंटरव्यू चैनल पे अपलोड करूँगा। तो चलिए इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन और क्वालिफिकेशन बताएं। जी, पहले तो मेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं बेसिकली, मेरा नाम नितेश रजक है। बेसिकली मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और अभी वर्तमान में मैं चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट यूपी में TG2 के पद पर कार्यरत हूं। ठीक है, मेरी शुरुआती जो शिक्षा थी वहीं जबलपुर मध्य प्रदेश से ही हुई। मैंने वर्ष 2016 में अपनी 12वीं कक्षा संपन्न की और उसके बाद मैंने ITI स्टार्ट की 2016 में और 2018 का मैं पास आउट बैच का था। उसके बाद 2018 के बाद मैंने 2021 तक मेरा डिप्लोमा हुआ। 2018 से 20-21 3 ईयर्स में हिमालय गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से, और बेसिकली वर्तमान में BTech भी कर रहा हूँ हितकांडी इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से ही। ये थोड़ा आपको तेज बोलना क्योंकि लोग सुन नहीं पा रहे होंगे। जी जी जी। अच्छा, यानी प्रेजेंट में जो है नितेश जी BTech इनकी रनिंग है, ITI प्लस डिप्लोमा और प्लस BTech रनिंग है। इनकी जो सफलता है वो यहीं तक नहीं रुकी है, ये अपनी जॉब के साथ साथ अपने आगे की तैयारी भी कर रहे हैं। अब पहला तरीका है, सबसे पहले जैसे आपने 2018 में ITI पास की थी, तो उसके बाद मन में क्या सवाल आया? देखिए, ITI पास आउट करने के बाद बेसिकली मुझे ज़्यादा नॉलेज तो था नहीं, क्योंकि बेसिकली मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो मैं 2018 के बाद पास आउट होने के बाद मेरे को पता चला कि ITI बेसिस से ही बहुत सारी वैकेंसी निकली है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में निकलती है और अदर्स जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैंने सोचा कि मैं नॉन टेक पे ना जाके मैं टेक्निकल फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा था। तो 2018 में ही मैंने सबसे पहले अपने ही मध्य प्रदेश पावर जनरेशन का एग्ज़ाम दिया। फिर मुझे उससे वहाँ से पता चला कि ITI बेसिस पे किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, कैसे हमको पढ़ना है, कैसे उसको फेस करना है। हालांकि उस एग्ज़ाम में मैं सफल नहीं हो पाया। फिर वहाँ से मुझे एक मोटा मोटा अनुमान लग गया कि अपन को कैसे पढ़ाई करना है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है। उसके बाद मैं एग्ज़ाम देता गया डिफरेंट उसके बाद मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए, लेकिन फिर मेरा वर्ष 2022 में ही EPPCL में एग्ज़ाम होने से पहले मैं लगातार तैयारी करता रहा। तो मेरा NFC न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसमें मेरा सबसे पहला सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया 18 रैंक आई थी। उसके बाद मैंने TG2 का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद TG2 में ही मैं सिलेक्टेड हो गया। वर्तमान में फिर मुझे NFC और TG2 दो में से एक चॉइस करना था, तो मैंने TG2 चॉइस किया। अगला क्वेश्चन लोगों ने पूछा है कि बेस्ट ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कोचिंग क्या है? आपने मतलब ऑनलाइन कोचिंग की थी कि ऑफलाइन कोचिंग की थी? देखिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोचिंग आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। देखिए, मैंने तो कहीं से कोचिंग नहीं की, पहली बात तो क्लियर है, क्योंकि मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं थे, पैसे ही नहीं थे मेरे पास इतना ज़्यादा कि मैं कोचिंग को अफोर्ड कर सकूं। तो मैं अपनी बुक्स पे ज़्यादा डिपेंड करता था, सेल्फ स्टडी पे ही। मैंने किसी भी कोचिंग, किसी भी टीचर का मैं नहीं बोलूँगा कि मैं उनसे पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ, किसी भी क्लासेस के बारे में मैंने सेल्फ से ही, बुक से ही मैक्सिमम कवर किया अपना, बस सेल्फ से ही। तो आपने सेल्फ स्टडी में अपनी कौन सी बुक पढ़ी थी? देखिए, सेल्फ बुक्स के लिए तो मैंने सबसे पहले, अगर मैं बुक्स के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है। आपको केवल किसी भी एक राइटर की बुक लेना है। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आपको कंप्लीटली सिलेबस पढ़ना है, पूरा कुछ भी नहीं छोड़ना है। सबसे पहले आप कोई भी बुक किसी भी राइटर की ले सकते हैं, बुक ले लीजिए, अपना कंप्लीटली सिलेबस कर लीजिए। उसके बाद फिर मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए डिफरेंट सोर्स को लिया, जिसमें यूथ पब्लिकेशन की आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने उसके लिए मशीन और पावर सिस्टम, दो बुक जो होती है वो यूथ पब्लिकेशन की आती है, जिसमें ऑल जितने भी पूरे भारत में एग्जाम हुए हैं, जहाँ भी जो भी क्वेश्चन आया है वो उसमें सारे इंक्लूड रहते हैं। तो पहले मैंने मेरी जो कॉलेज की बुक थी उसी से मैंने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट किया, और फिर मैंने प्रैक्टिस के लिए बस यूथ पब्लिकेशन का सहारा लिया था प्रीवियस ईयर बुक के लिए। मैंने कहने का तो ये हुआ, जो ITI में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं जो वो सफिशिएंट है आपके लिए, वो कंप्लीटली है पूरा। ITI में जो बुकें, जैसे डिप्लोमा में बुक होती हैं, लगभग 20-22 किताबें होती हैं, डिप्लोमा की 3 साल पढ़ाई जाती हैं, वैसी ITI का अलग से सिलेबस होता है, उसकी वो किताब होती हैं। अगर आप ITI करने के साथ साथ जो सेमेस्टर वाइज आपको बुक उसमें अलाउड होती हैं, पर आप उन बुक्स को बहुत अच्छे से सेमेस्टर वाइज अगर कवर करते जाते हैं, उन्हें कंप्लीट करते जाते हैं, तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जी बिल्कुल, ये चीज़ ना। वो बुक हिंदी में थी, इंग्लिश में थी आपकी? वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस मीडियम से, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मतलब उपलब्ध रहती है ITI जो भी मार्केट आपको में। बुक लेनी है,
आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप बुक ले सकते हैं और उसको अपना पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ वही है कि आप डिप्लोमा ITI के साथ साथ ही जो बुक्स उस सेमेस्टर में इस समय रनिंग में हैं, आप उन्हीं बुक्स को अच्छे से कवर कीजिए। अगर ऐसा करके चलेंगे तो आगे चलकर आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी और आप एग्ज़ाम जो है आसानी से क्रैक कर लेंगे। ये चीज़ हुई। इसके बाद है कि आपने अब जो सेलेक्ट होने से पहले TE2 में आपने टोटल कितने एग्ज़ाम दिए थे? बेसिकली मैंने 4 एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, 4 एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से 2 एग्ज़ाम मेरे मध्य प्रदेश पावर जनरेशन के ही थे। उसमें मैं पहले जो फर्स्ट एग्ज़ाम मैंने सबसे पहले दिया था, मतलब मेरे लाइफ का पहला एग्ज़ाम था, वो पावर जनरेशन का ही था। उसमें मेरे 82 करीब आए थे, लेकिन उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई हुई थी, उसमें पोस्टेज बहुत कम थी। उसके बाद फिर मैंने अगेंस्ट उसी, मेरा मेन टारगेट ही था कि पावर जनरेशन में ही जाना था, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन में। मैंने अगेंस्ट उसी की तैयारी की, वो फिर से दिया, लेकिन किसी कारणवश वो भर्ती कैंसिल हो गई। उसके बाद मैंने थर्ड एग्ज़ाम NFC का दिया था, जो मेरे थर्ड राउंड में ही मतलब क्वालिफाई हो गया था। और उसके बाद मैंने TG2 दिया, चौथा एग्ज़ाम। टोटल 4 एग्ज़ाम दिए। यानी टोटल कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 2018 में अपना ITI किया था, फिर 2022 में इनकी जॉब लगी। मतलब मैंने भी डिप्लोमा 2018 में किया था, मेरी जॉब भी 2022 में लगी थी। तो सेम सिचुएशन है, इन्होंने ITI किया और अपना तैयारी किए, और इनको पहली जो जॉब थी वो 2022 में जो है पहले NFC मिली, फिर उसमें तैयारी किए तो इनको इनका जो सिलेक्शन TE2 में हो गया। ये हुआ। अच्छा, इसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि सिलेबस क्या है? बात करें तो TG2 का सिलेबस बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपका टोटल 250 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपके 50 कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं। जो आपका CVT फर्स्ट जो अगर देखा जाए तो एक प्री एग्ज़ाम की तरह होता है, जिसको कंप्यूटर में आपको क्वालिफाई करना होता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं, और 200 के आपके जो मेन परीक्षा होती है, जिससे आपकी मेरिट बनती है, वो 200 नंबर की होती है, जिसमें आपका 50 कंप्लीटली नॉन टेक्निकल रहता है, जिसमें आपके इंग्लिश होती है, रीजनिंग होती है, GK GS होता है, और आपका जो 150 होता है वो आपके ट्रेड से रिलेटेड मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं आपके। कंप्लीटली ये सिलेबस होता है। यानी टोटल जो है पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 में से 150 टेक्निकल के और 50 नॉन टेक्निकल। 50 में से कैसे कैसे फैब्रिकेशन होता है? 50 में आपकी 15 की इंग्लिश होती है, 15 का आपका GK होता है, रीजनिंग होती है उसमें, और हिंदी होती है। 4 सब्जेक्ट होते हैं उसमें। ठीक है जी। अच्छा, जैसे जो एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर जो क्वालिफाई करना रहता है, वो कितने में क्वालिफाई होता है, कितने मार्क्स पे? वो आपको क्वालिफाई करने के लिए शायद उसमें 37.5%, मतलब आपको 20-22 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट सही करने होते हैं, 18 क्वेश्चन करीब आपको उसमें। लेकिन उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली देखिए, मैंने भी जब उसका फॉर्म भरा हुआ था तो मुझे भी बड़ा टेंशन था। लोग अक्सर पूछते हैं कि कंप्यूटर के लिए क्या करें। कंप्यूटर के लिए कुछ अलग से एफर्ट नहीं डालना उसमें। अगर आप TG2 का कभी भी आपने नोटिफिकेशन या प्रीवियस पेपर देखा होगा, उसमें कंप्लीटली लिखा रहता है कि CCC बेसिस क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना, मार्केट से आपको एक CCC बुक आती है, ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर, वो आपको पढ़ लेनी, उससे आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, उसकी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रहती। कौन सी बुक आती है, कौन सी? CCC लेवल की एक परीक्षा होती है, वो उसकी प्रीवियस ईयर आती है, वो आप ले लें, उससे आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाए, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात जैसे अगर आपने कोई CCC का जो एग्जाम होता है अगर वो आपने पास किया हुआ है पढ़ के, जी, तो आप इसको भी आराम से निकाल सकते हैं। मतलब जो क्वेश्चन है वो बेसिक लेवल के आते हैं, और 50 में से 18-20 क्वेश्चन के साथ पास हो जाते हैं। 18-20 मैक्सिमम रहते हैं। तो उसके लिए भाई कोई ज़्यादा बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मेन फोकस करना है वो करना है 200 क्वेश्चन पे, जो 150 टेक्निकल के, 50 नॉन टेक के, जिनकी वजह से आपकी मेरिट बनती है। अच्छा, वो तो अच्छा, नॉन टेक के लिए आपने हिंदी कहाँ से पढ़ी थी? नॉन टेक के लिए देखिए आप हिंदी तो देखिए, मैंने बेसिकली हिंदी के लिए एक मैंने बुक आती है महेश बाणभट्ट की, उसको फॉलो किया था। उसके लिए आप अगर जैसे किसी को अगर कंफर्टेबल नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस, कोचिंग क्लासेस हैं, किसी के भी एक सोर्स को आप ले सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। अच्छा, और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए भी यूथ की ही, मतलब मैंने यूथ को ही फॉलो किया था, यूथ पब्लिकेशन को ही। यूथ ऑब्जेक्टिव या कॉन्सेप्ट वाली? नहीं, वो कंप्लीटली थी उसमें क्वेश्चन और प्लस उसका सॉल्यूशन, कैसे आपको सॉल्यूशन। यूथ वाली बुक कोई आती है कोई, जिसमें आपका पहले कॉन्सेप्ट दिया रहेगा, फिर पीछे जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये हुआ रीजनिंग का सिस्टम। और क्या आता है? इंग्लिश थी। अच्छा, इंग्लिश कैसे कवर की? तो इंग्लिश के लिए तो देखिए इंग्लिश में तो इतना सिलेबस है। अब देखिए बेसिकली आप देखते सभी ITI वाले हिंदी मीडियम ही होते, तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। लेकिन आप जैसे इंग्लिश के लिए डिफरेंट, जैसे आपकी वोकैबुलरी हो गई, एंटीनम सिनोनिम हो गया, ये इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके लिए आप किसी भी ऑनलाइन चैनल को अगर ज़्यादा किसी को अगर उससे आप करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा डायरेक्शन मिल जाएगा आपको। यानी इंग्लिश का भी आपको मोटा मोटा जो एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब टोटल 6-7 जो चैप्टर हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो उसमें भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं इंग्लिश वाले पेपर में। अगर ये सोचेंगे इंग्लिश पूरा पढ़ के चलना है तो पूरा पेपर तो जैसे इंग्लिश के लिए ऐसे सीजनल पढ़ते हैं
वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। एक TE2 लेवल के लिए बहुत लिमिटेड आपको इंग्लिश पढ़नी है और ज़्यादा हाई लेवल तक का उसमें नहीं जाना है इंग्लिश में। अच्छा, अब बात है टेक्निकल की। टेक्निकल जो है 150 नंबर का आता है, तो सारी कहानी यहीं आके अटकती है। 150 में जब आपने पेपर दिया था तो उसमें सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पेपर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए थे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि यूपीपीसीएल एक डिफरेंट एग्ज़ाम है। यूपीपीसीएल में आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यूपीपीसीएल हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट रखता है स्टूडेंट के लिए। तो बेसिकली अगर जब मेरा जिस दिन एग्ज़ाम था तो मैंने एग्ज़ाम में देखा कि उसमें सारे सब्जेक्ट को कवर किया, क्योंकि उससे पहली वाली जो शिफ्ट थी उसमें देखा कि मशीन का वेटेज उसने बहुत ज़्यादा रख दिया, अप्रोक्सीमेट 50+ क्वेश्चन मशीन के थे। लेकिन जब मेरा जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम था उसमें देखा गया कि उसने सारे सब्जेक्ट को टच किया कहीं ना कहीं। एक भी ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कह सकते थे कि यार इस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दे, वो सारे सब्जेक्ट को वेटेज दे सकता है। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि आपका दिन कैसा है, कैसा क्वेश्चन है, कैसा एग्ज़ाम है, आपको कैसे वो पूछना चाह रहा है, जज करना चाह रहा है। कुल मिला के पेपर अगर सोचेंगे किससे ज़्यादा आएंगे तो ऐसा वैसा कोई लॉजिक नहीं है। आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करके जाना ही जाना पड़ेगा। और रही बात, मैं थोड़ा आपको सलाह दे दूं, जैसे TE2 में ज़्यादा अच्छा न्यूमेरिकल ज़्यादा कि थ्योरी ज़्यादा? नहीं, न्यूमेरिकल ज़्यादा क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल कैसे थे? फॉर्मूला बेसिस थे कि डेरिवेशन टाइप के थे? देखिए, आप देखिए TG2 के लिए अगर क्वालिफिकेशन देखें तो ITI लेवल है, तो इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है वो, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी क्या है, टफ से टफ सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है। क्योंकि देखिए, आप सभी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग समझदार हैं, इस चीज़ समझिए कंपटीशन डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो क्या होता है कि अगर आपको हर लेवल की तैयारी करके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अब बेसिकली मेरे एग्जाम में बात करूँ तो 80+ जो 80+ न्यूमेरिकल थे, लेकिन उसमें कुछ इजी थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ हाई लेवल से थे। तो वो एग्जामिनर के ऊपर ही डिपेंड है। बेसिक अब हम ये नहीं कह सकते कि बेसिक ही पूछेगा या नॉर्मल ही पूछेगा, उसमें सारे मिक्सअप थे, मतलब इजी भी थे, मॉडरेट भी थे, टफ भी थे। कुल मिला के लगभग 150 में से आप आधी थ्योरी मान सकते हैं, आधा न्यूमेरिकल मान सकते हैं। मतलब 75 क्वेश्चन थ्योरी और 75 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल। जी, आपको पूरा एकदम तैयार होकर ही जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा सर ने जो अभी बताया था कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डिप्लोमा जो किताबें आपकी ITI की हैं वो आप अच्छे से कवर करेंगे, तो वही सब चीज़ें आगे चल कर आपको पूछी भी जाएंगी। अच्छा, ये बात हुई आपकी टेक्निकल की कि कैसे पढ़ना है। अब आगे था, हाँ ये भी है कि कौन सा सब्जेक्ट आप कैसे पढ़े थे टेक्निकल में, जैसे मशीन है, पावर सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है ना, तमाम सारी किताबें हैं, इनको कैसे कैसे पढ़े थे, क्या क्या किया था? देखिए, सबसे पहले तो आपको जैसे मेरा पढ़ने का तरीका था, तो मैंने सबसे पहले कोशिश ये की थी कि मैं अपना बेसिक्स इलेक्ट्रिसिटी हो गया, EE हो गया, इसको सबसे पहले कंप्लीट करूं। क्योंकि आप देखें सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो बेसिक से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेसिक पे फोकस किया। बेसिक के बाद फिर मैंने देखा कि मशीन सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज रखते, तो सबसे पहले मैंने मशीन को प्रायोरिटी पे दिया। उसके बाद पावर सिस्टम हो गया, फिर डिफरेंस आपके नॉर्मल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंट्रोल हो गया, ये बाकी सब्जेक्ट फिर मैंने बाद में रखे हुए थे। बेसिकली पहले मैंने मशीन और पावर सिस्टम को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी। जी, मशीन, पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रिकल, यही सब्जेक्ट मेन भी होते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों के लिए। अच्छा, 8वां क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग स्टडी, यानी जब आप तैयारी करते थे उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? अभी जैसे हम लोग को आसान लग रहा होगा कि ऐसे पढ़ लो ऐसे पढ़ लो, लेकिन जब बच्चे पढ़ते हैं, जब हम लोग भी पढ़ते थे, उसमें जो है टेक्निकल की समथिंग 15 से 16 सब्जेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। नॉन टेक के अगर जोड़ेंगे तो अगर GS की बात करेंगे तो GS में अकेले में कम से कम 10 सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, तो इसी के 10-12 सब्जेक्ट हो जाते हैं। ऊपर से इंग्लिश का अलग बर्डन रहता है, कंप्यूटर का अलग बर्डन रहता है। तो ये टोटल जो 25 से जो 30 सब्जेक्ट हैं, इन्हें आप कैसे पढ़ते थे डेली? इन्हें कैसे मतलब रिवीजन करते थे, किस तरीके से पढ़ते थे जिससे कि आपको लगे कि मैं अपनी चीज़ें भूल नहीं रहा हूँ, या फिर जब रिवाइज करूँगा तो उनको अच्छे से कवर कर लूँगा? जी। देखिए, सबसे पहले तो मेरा डेली सबसे पहले मेरा रूटीन था कि शाम को मैं अपना सोने से पहले टारगेट सेट कर लेता था कि कल मुझे इतने सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट में इतना मुझे कम्प्लीटली करना है। सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत होती थी, तो सबसे पहले मैं दिन में सबसे पहले स्टार्टिंग में पहले करंट अफेयर की क्लासेस लेता था। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करंट कहाँ से पढ़ते थे? करंट के लिए आप किसी भी ऑनलाइन पब्लिकेशन क्लास को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं उत्कर्ष कुमार गौरव सर, उनको ज़्यादा फॉलो करता था। मैं भी उनसे ही पढ़ा था, कुमार गौरव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी खासियत ये है कि आपको अगर उनके नोट्स भी नहीं बनाएंगे और डेली बेसिस पे क्लास लेंगे तो आपका रिवीजन उसमें डेली होता रहता है। वो इस तरह से कुछ पढ़ाते हैं। और उस क्लास को आपको लेना कैसे है?
रख दीजिए क्लास चला के, जैसे मूवी देखते हैं, बस मूवी चल रही है बढ़िया, बिल्कुल सो इस पर अच्छा मोटिवेशन देते हैं, एक तो एनर्जी से फुलफिल कर देते हैं और मस्त पूरा दिन अच्छा जाता है। हाँ, ये करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर होने के बाद मेरा फिर बेसिकली अगला टारगेट रहता था, सबसे पहले मैं टेक्निकल सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देता था, क्योंकि देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो जो जिसका वेटेज ज़्यादा है, जिस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन को, उसको ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे देते थे। तो मेरा टारगेट रहता था कि आज मशीन है, मशीन का मुझे इतना पोर्शन ख़त्म करना है, या पावर सिस्टम है तो पावर सिस्टम का इतना पोर्शन कवर करना है, तो फिर मैं उसके डायरेक्शन पे जाता था, उसको फॉलो करता था। और फिर उसके बाद सारी जैसे मैं फिर दोपहर का या शाम तक था, तो फिर मैं बेसिकली फिर नॉन टेक को भी, आपको देखिए टेक्निकल एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेक प्लस नॉन टेक को बिल्कुल इक्वली तराजू पे आपको रखना पड़ेगा। तो फिर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने का नॉन टेक को भी उतना ही प्रेफरेंस देता था। फिर उसके बाद आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, इस पर ज़्यादा फोकस करता था। नहीं तो डेली मतलब सारे सब्जेक्ट डेली रिवीजन हो जाते थे कि जैसे नहीं, आपको देखिए आपको क्या करना है, सीधी सी सिंपल सी बात है, मैं ये चीज़ करता था, मेरा टारगेट रहता था कि जैसे अब मैंने मान लीजिए आज मशीन पढ़ी है, मैंने मशीन का थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो मेरा टारगेट ये होता था कि कल नया स्टार्ट करने से पहले जो मैंने पोर्शन पढ़ा हुआ उसके कम से कम अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम क्वेश्चन को कर लूँ जो मैंने पढ़ा हुआ है, उसके बाद ही मैं नई चीज़ को स्टार्ट करता था। और आपने जो फिर नई चीज़ कवर की हुई है, जैसे मान लीजिए मैंने अगले दिन फिर कुछ सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो फिर जब मैं तीसरे दिन जाऊँगा तो मैं प्रीवियस जो दो डे मैंने कवर किया उसके सारे क्वेश्चन प्लस नया जो मैंने उस दिन पढ़ा हुआ है, ये चीज़ है। आपको रिवीजन साथ में लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने सोमवार को पढ़ लिया कुछ, अब अगले दिन सोमवार को ये पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, उसमें आपको फिर याद ही नहीं रहेगा कुछ भी चीज़ें। आपको कंटिन्यू डेली जो आपने पढ़ा हुआ है वो उसको एज अ बैंक में रिजर्व कर लेना है कि वो हमको बार बार रिपीट करते ही रहना है उसको, और आपको नया पढ़ते रहना है, ये चीज़। यानी ये तो बात इनकी हुई टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग स्टडी। जब पढ़ते थे उसमें इनका टाइम मैनेजमेंट कैसा था, कैसे कैसे पढ़ते थे। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्ज़ाम। जब हम लोग एग्ज़ाम में एंट्री करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो एक अलग ही बर्डन रहता है, अलग ही प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, कि पता नहीं जब विंडो पे जो क्वेश्चन खुल के आएगा वो कौन सी तोप आएगी, है ना। जी। तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उस समय जो कैसे हम लोग हैंडल करते हैं वो एग्ज़ाम को, मतलब अटैम्प्ट कैसे करें या उसके प्रेशर को कैसे फील करें और कैसे मतलब हैंडल करें, और मतलब उसको क्या उसका मैनेजमेंट रखें जी एग्ज़ाम के टाइम। देखिए सीधी सी बात ये है कि आपको सारी चीज़ें डिपेंड होती है कि आप किस तरीके से आपने पढ़ाई की है, और मेरे हिसाब से तो मेरे को जहाँ लगता है कि एग्ज़ाम हैंडल में आप प्रेशर को कैसे मेंटेन करते हैं। तो मैं जब एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मैंने कुछ ऐसे इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बढ़िया से एकदम, आप जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उसके एक दिन पहले मैंने स्टडी टोटली बंद कर दी थी कि जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब तो एक रात में पढ़िए कुछ होगा नहीं, अगले दिन जो होगा एग्ज़ाम में देखा जाएगा। लेकिन प्रेशर तो सभी के ऊपर होता है भाई, एग्ज़ाम इतना बड़ा एग्ज़ाम है। तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल में एंट्री ली थी तो जो सभी के साथ कॉमन होता, सारे स्टूडेंट के साथ, मुझ पर ही बहुत प्रेशर था। और प्रेशर में आप यकीन नहीं करेंगे कि जब ओपन हुई विंडो तो बनते हुए क्वेश्चन भी मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि मतलब अंडर प्रेशर हो गया मैं, मतलब बैक फुट पे चला गया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मैंने सोचा कि अब इसको मेंटेन किया जाए, अपने ब्रीथ को काम डाउन किया और दोबारा से हमने नई शुरुआत की, तो फिर धीरे धीरे हमको आने लगा उस चीज़ को। तो प्रेशर तो मेंटेन करना है, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, जो होगा नहीं होगा, आपको केवल अपनी स्टडी पर भरोसा रखना है कि जो मैंने पढ़ा वो बेस्ट पढ़ा है। ये चीज़ रही एग्ज़ाम हॉल में कैसे प्रेशर को डील करना है। उस जो आप सोच रहे हैं वो सबके साथ होता है, एक बहुत कॉमन थिंग है, हर किसी साथ वो होना ही होना है। लेकिन डिपेंड करता है आपने अगर तैयारी अच्छी की है तो आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, इसके बाद आता है कि जब आपका सिलेबस जो है, जैसे आपने 18 में तैयारी शुरू की थी जी, तब वो कितना समय लगा था पूरा सिलेबस को ख़त्म करने देखिए सिलेबस कंप्लीट करने में, देखो सिलेबस दो तरीके से है कि सिलेबस को एक निपटाना और एक कंप्लीटली करना। तो देखिए सिलेबस एक दिन में तो कंप्लीट होता नहीं है। सिलेबस को कम्प्लीटली अगर आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट 6-7 महीने आपके लिए पर्याप्त रहेंगे, अगर आप कंटिन्यूसली सारी स्टडी अच्छे से करते रहेंगे। जी, 6 से 7 महीने। यानी अगर आप तैयारी शुरुआत करते हैं, वो भी जब शुरुआत करते हैं जब आपने IITI की जो किताबें अच्छे से पढ़ रखी हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद आप तैयारी को जो शुरुआत से शुरू करते हैं तो आपको समथिंग 6 से 7 महीने आराम से लग जाएंगे। जी। अच्छा, जब तैयारी आपकी पूरी हो गई उसके बाद में आपने मॉक टेस्ट कैसे देते थे? देखिए मॉक टेस्ट के लिए मैंने बेसिकली टेक्स्ट बुक को फॉलो किया था। टेक्स्ट बुक में मैंने गेट पास लिया हुआ था उनका जो था, उसमें अनलिमिटेड क्विज वगैरह थे, तो मैं डिफरेंट एग्ज़ाम के डिफरेंट
क्वेश्चन लगाता रहता था, जैसे मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, नॉन टेक्निकल हो गए, तो उसी से मैं मॉक टेस्ट लगाता था। फिर कम्प्लीटली टेस्ट दे दिया जैसे किसी एग्ज़ाम का, तो वही करता था। बेसिकली मैं नॉन टेक के लिए किसी पर्टिकुलर जैसे रेलवे एग्ज़ाम हो गया, उसके नॉन टेक का एक क्विज दे देता था मूक, और टेक्निकल के लिए डिफरेंट जितने भी टेक्निकल एग्जाम है वहाँ से देता था। तो टेक्स्ट बुक को मैंने फॉलो किया था मूक के लिए। नहीं, टेक्स्ट बुक में जो है दो तीन तरह के उसमें क्विज होते हैं। एक तो उसमें होता है 10-10 क्वेश्चन वाला होता है, फिर एक 20 वाला होता है। नहीं, 10-10 वाला नहीं, जो उसमें जो कम्प्लीटली होता है, जैसे मतलब जो जैसे मान लीजिए पावर सिस्टम है, तो पावर सिस्टम का कंप्लीट जैसे 20 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है, वो वाला मैंने फॉलो किया था। अब जैसे ये पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे आपने जो कोई जैसे एक जो फुल एग्जाम पेपर होता है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वाला, जी, जो आपने पहला पेपर दिया था टेक्स्ट बुक पे, तो आपको उसमें कितना मार्क्स आया था तो आउट ऑफ 200? देखिए उसमें तो बेसिकली मेरा जब मैंने पहला दिया तो शायद तो 125 अप्रोक्सीमेट, उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि मतलब तैयारी जो अपन कर रहे हैं और एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, उससे आपको अच्छा जानकारी मिलता है। तो मेरा 125-130 प्लस आ रहा था। तो वहीं मुझको एक अनुमान लग गया था कि कहाँ गलती हो रही, कहाँ मिस्टेक हो रहे हैं। तो फिर डे बाय डे इंक्रीज़ करते गए, तो फिर एक समय का अच्छा आने लगा उसमें। यानी मॉक टेस्ट का एक फ़ायदा होता है, जैसे अगर आप ये सोचेंगे पेपर में बैठ के सीखेंगे तो पेपर 1 साल में या 2 साल में एक बार होता है, लेकिन मॉक टेस्ट आप डेली दे सकते हैं, आपके पास में वो सब सारी चीज़ें होती हैं। तो मॉक टेस्ट अगर आप ईमानदारी से देते हैं बिना किसी चीटिंग के, तो जैसे इन्होंने मान लो अपना पूरी तैयारी करने के बाद भी, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी जब मॉक टेस्ट दिया तो उसमें अप्रॉक्स 125 मार्क्स आए जी। तो उन्हें समझ में आया कि अभी बहुत कमी है, लगभग अभी जो हमारी 20 नंबर जो है कम है। अब 20 नंबर कैसे इंक्रीज़ करने हैं? अच्छा, ये नंबर फिर कैसे इंक्रीज़ हुए? बेसिकली मैं उसमें देखा कि जो क्वेश्चन बन भी रहे हैं तो उसमें कहाँ पे मैं स्लाइटली मिस्टेक कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन को मैं किस अप्रोच के साथ जा सकता था कि बन सकता था ये, जिनमें अटेम्प्ट गलत कर दिया या मैं जो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने इन छोटी छोटी कमियों को की पॉइंट में निकाला। बेसिकली मैं स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि आजकल आप देखते होंगे डाटा बेसिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो आ रहे हैं। डाटा बेसिस की जैसे मैंने पूछ लिया कि बताइए 22 जो होता है वो एमएम में कितना होता है, इस तरीके के जो क्वेश्चन थे। तो जब मैंने सिलेबस कंप्लीट हो गया, जब मूक दिया, तो मैंने एक चीज़ देखा कि मैं लगातार एक इन्हीं पॉइंट पे मिस्टेक कर रहा हूँ। तो फिर मैंने इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दिया कि अगर मान लीजिए छोटे छोटे जैसे डाटा हो गया उसको इकट्ठा करना स्टार्ट किया डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट एग्जाम से, और वहाँ से किया। तो मैंने देखा कि उसके बाद जब मैंने इन छोटे छोटे चीज़ों पे काम किया तो मेरे जो स्कोर है वो अप होने लगा। यानी बहुत सिंपल सी बात है। देखिए 200 में से 120 और 125 जो नंबर हैं एग्ज़ाम में बैठने वाले लगभग 50% लोगों के आ जाते हैं जी। देखिए जैसे एग्ज़ाम अगर 1 लाख फॉर्म पड़ा तो 1 लाख में से 50 से 60 हज़ार तो ये मान लीजिए उनका कोई मतलब ही नहीं है, वो बैठे ना बैठे उनसे हमें कोई मतलब नहीं। जो तगड़ी फाइट होती है वो होती है शुरुआत के 5,000 मात्र, जिनके जो मार्क्स रहते हैं वो 140 प्लस चलते हैं। और रही बात 125 मार्क्स की, तो ये तो लगभग मान लीजिए कि कम से कम नहीं तो 30,000 लोगों के आ रहे होंगे या 20,000 लोगों के आ रहे होंगे, उतनी वैकेंसी तो है नहीं। तो अब 125 से लेके अब आपको 145 से 150 तक कैसे जाना है? ये एक एक नंबर बड़े ही मेहनत से बढ़ता है। 125 तक आसानी से आ जाता है क्योंकि वो एग्ज़ाम जो सिंपल रहता है, लेकिन फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन को कवर करना और एक एक नंबर को इम्प्रूव करना, यही इसी में अपनी कलाकारी दिखानी होती है कि हमने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, वो यहाँ से सही हो सकता था, या कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है हमारा वो अधूरा छूटा हुआ है, हम उसको पहले कवर करेंगे, या फिर हमारे न्यूमेरिकल गलत हो रहे हैं, या फिर थ्योरी गलत हो रही है, या फिर डाटा बेसिस क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर अब दोबारा जब टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट, आप देखेंगे कि आपके मार्क्स जो 125 बढ़ के लगभग 130 के आसपास पहुँच चुके होंगे। फिर धीमे धीमे आप पढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको कभी 140 150 तक पहुँचेंगे। यही कहानी मेरे साथ भी थी और यही सेम कहानी जो सबके साथ लगभग जो है होती है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि TG2 निकालने का गुरु मंत्र क्या है शॉर्ट में? तो कुछ शॉर्ट में कुछ होता तो बता दो भाई। TG2 या कोई भी एग्जाम निकालने गुरु मंत्र एक ही है, ओनली स्टडी, उसके अलावा कोई गुरु मंत्र नहीं है। ठीक है, कीप स्टडी कीप सक्सेस। गुरु मंत्र कुछ नहीं होता है ना, सारा सिलेबस आपको कवर करना ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपको दिन रात बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि वैकेंसीज कम रहती हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे ये नहीं होता कि 100 में से आपको 33 पास कर दिया जाएगा, यहाँ तो जितने अच्छे हैं उनको ऊपर से ले लिया जाएगा, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। तो ये सब तो चीज़ें नहीं इनके इंटरव्यू की, यहाँ तक इनकी सफलता की कैसे पहुँचे। अब आगे अगर आप कमेंट करेंगे तो जैसे अब ये तो आप इनका रहा TG2 का आपका इंटरव्यू रहा, अब इनकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, ये लोग सब स्टेशन में क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका जो वर्किंग रूटीन क्या रहता है, इन्हें कितने घंटे काम करना रहता है, इन्हें काम में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं,
इनकी अगली वीडियो मैं कुछ दिनों फिर एक और अपलोड करूँगा, जिसमें इनका सारी जो वर्किंग प्रोफाइल है वो आपको पूरी तरह से समझाई जाएगी, दिखाई जाएगी। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट कर देना, उसका उत्तर भी ये जो है नितेश जी दे देंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।